जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण की हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। देखते हैं, देखो वर्णमाला क्या होती है, इसको देखते हैं। देखो वर्णमाला अर्थात देखो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ये नोट करते हुए चलना कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब देखो समझना ये है कि वर्ण और माला, यहाँ पे ये दो अलग अलग शब्द आए हैं। एक है वर्ण और दूसरा है माला। तो इन दोनों शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है ये समझते हैं। देखो, तो एक है वर्ण। वर्ण का मतलब जिसको विभाजित न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, यानी कि जिसको विभाजित हम नहीं कर सकते तो उसे वर्ण कहा जाएगा। और देखो, और माला क्या है? माला से तात्पर्य यह है कि अगर वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, माला यानी कि एक कतार में लगे हुए, उसी को माला कहा जाता है। तो अगर वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। देखो यहां से कुछ चीजें समझनी होंगी आपको कि ध्वनि, ध्वनि जो हम आवाज निकालते हैं वह सब ध्वनि है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। इसके बाद देखो, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। देखो यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे ये सारे के सारे। इसके बाद देखते हैं तो लिपि क्या है। मुझे जहां तक आशा है, तो मुझे लगता है कि लगभग आप लोग जितने सब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सभी को पता होगा कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मगर जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ लोगों से, बच्चों से पढ़ाते हुए ये प्रश्न पूछता हूँ कि लिपि, आखिर ये देवनागरी लिपि अगर हमारी है तो ये है क्या? आखिर देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? चीज क्या है ये? ऐसा क्या चीज है? तो देवनागरी लिपि, देखो समझना पड़ेगा कि देवनागरी लिपि आखिर होता क्या है। अगर हम क लिख रहे हैं तो क को अगर हम जिस तरीके से लिख रहे हैं उसे ही देवनागरी लिपि कहते हैं। ख, ख अगर हम ध्वनि निकाल रहे हैं उसके लिए हम जो भी वर्ण लिख रहे हैं तो उसी को लिपि कहा जाता है। कि उसको लिखने की क्या शैली है उसी को देवनागरी लिपि कहेंगे। जैसे कि को में क लिखा गया है, तो क कैसे लिखा है, ये लिखने का जो तरीका है, जो चिन्ह है, इसी को लिपि कहते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। देखो यहां से एक प्रश्न और आता है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक भाषा है। समझना पड़ेगा आपको कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। क्यों? क्योंकि ये आगे आगे जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको ये प्रूफ करता हुआ चलूंगा कि ये देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि कैसे है, इसे क्यों वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। देखो किसी भी चीज को वैज्ञानिक तब कहते हैं अगर वो सैद्धांतिक रूप से और उसके जितने भी नियम बने हैं अगर वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो सके तभी उसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाएगा। तो ऐसा ही हिंदी में भी है। देखते हैं आगे। देखो, तो हिंदी वर्णमाला के दो अलग अलग भेद होते हैं। वर्णमाला में हम वर्णों को दो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब समझना पड़ेगा कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। देखो आज के लेक्चर में हम केवल स्वरों की बात करेंगे और जो कल अगला लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको व्यंजनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखते हैं, देखो स्वर क्या होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ये आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा। तो स्वर कितने होते हैं? देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि स्वर कितने होते हैं। पेपर में बहुत बार ये आता है कि स्वर कितने होते हैं। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि कुल कितने स्वर होते हैं तो कुल स्वर पूछा जाएगा तो आपको 13 बताना पड़ेगा। ध्यान देना कि अगर कुल स्वर पूछा गया तो उत्तर होगा 13। मगर अगर पूछा गया कि सामान्यतः स्वर कितने होते हैं या फिर सामान्य रूप से आपसे यही पूछ दिया गया कि स्वर कितने होते हैं या फिर मूलतः स्वर कितने होते हैं, ये मैंने आपको अलग अलग शब्द देके पूछ दिया है क्योंकि इन्हीं शब्दों को उठा के आपके पेपर में रख दिया जाएगा। तो अगर पूछा जाए सामान्यतः स्वर कितने होते हैं, मूलतः स्वर कितने होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 11 स्वर? तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इन्हें गिनोगे तो ये 11 हो जाएंगे। और अंग और अह को हम स्वरों की गिनती में नहीं लाते हैं, मतलब कुल स्वर में इनकी गिनती हो जाएगी मगर जब हम मूलतः स्वर कहते हैं तो ये 11 ही होते हैं। आगे आगे चलते चलो मैं इन्हें बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा कि अंग और अह क्यों स्वर नहीं होते हैं और इन्हें 13 की गिनती में क्यों रखा गया है। आगे देखते हैं। देखो स्वर की संख्या, देखो मूल स्वर की संख्या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर अ ई उ और री,
ये 4 मूल स्वर होते हैं, बाकी जितने भी स्वर हैं वो इन्हीं के मेल से बने हुए हैं। देखो इससे आगे स्वर की मात्रा। वैसे मुझे लगता है कि यह स्वर की मात्रा वाला टॉपिक समझाने की इतनी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, तो आपको यहां से बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मगर फिर भी आज समाज का ढर्रा कुछ ऐसा बन गया है कि हम हिंदी अच्छी खासी बोल तो लेते हैं, मगर हमें हिंदी अच्छे से लिखनी भी नहीं आती। तो वहीं पे आपको मात्राएं सीखनी जरूरी हैं। इसीलिए जब मैं शुरुआत में पहले पढ़ाया करता था तो मैं स्वर की मात्रा अमूमन मैं यही सोचता था कि इस चीज को छोड़ देना चाहिए क्योंकि बच्चे समझ ही जाएंगे। मगर जब आगे आगे मैं देखता गया तो बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती थी, इसीलिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है। तो देखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अर्थात समझना पड़ेगा आपको। देखो जैसे कि मैं कहूं का, तो का कहने के लिए जब का कहने के लिए हम ऐसे करके एक मात्रा लगाते हैं का के पीछे, तो ये जो मात्रा लग रही है ये जो का की मात्रा है, इसके क के पीछे क्या आया, आ। क के साथ आ जुड़ा है तो ये आ का मात्रिक रूप कहलाएगा। मगर अगर मैं यहीं पे एक शब्द कहूं, अब ध्यान से देखिएगा, आइए आइए, तो आ जब यहां पर आया है तो ये आ अपने वास्तविक रूप में आया है, अपने मात्रिक रूप में नहीं आया है। तो मात्रिक रूप क्या होगा ये समझना पड़ेगा। मात्रिक रूप यानी कि जब वो किसी व्यंजन के साथ व्यंजन को सहारा देने के लिए किसी स्वर का इस्तेमाल होता है तो तब उसे मात्रिक रूप कहा जाता है। और अगर वो अपने वास्तविक रूप यानी कि वो किसी भी व्यंजन को सहारा नहीं दे रहा है तो उसे वास्तविक रूप कहा जाता है। देखो, तो एक चीज ये समझनी पड़ेगी आपको कि जब किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में ही आता है। तो उसमें कोई विषय वो, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया आइए, तो आइए में ये शब्द आ से प्रारंभ हुआ है तो आ अपने वास्तविक रूप में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो जैसे कि और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके, आदमी, ईख, एहसास, इस तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब किसी भी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो या दो से अधिक स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर तो मात्रा के रूप में आएगा तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे शुरुआत में क्या है, देखो र के साथ ये जो र है यहां पर, तो इसके साथ पहले तो ऊ जुड़ा है मगर उसके तुरंत बाद आ भी आया है। तो आ क्या है, अपने वास्तविक रूप में आया है। और र के साथ जो ऊ आया है ये मात्रिक रूप में आया है। ऐसे ही गुंजाइश में भी ज के साथ आ आया है और ई अपने वास्तविक रूप में आया है। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ जाते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। इसके बाद देखो स्वर जो होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण इस तरीके से हम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि स्वर जो होते हैं, स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे। देखो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो स्वर जो होते हैं, एक तो होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। केवल ये 4 ही मूल स्वर होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं तो यहीं से इसी हिसाब से ये करना है। इसके बाद देखो संधि स्वर, ऐसे स्वर जो कि दो स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ये संधि स्वर भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक है इसमें सजातीय और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो एक सजातीय और दूसरा संयुक्त स्वर। तो देखते हैं। देखो अ और अ से मिलने से बना है आ, तो ये दोनों एक जैसे ही स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं तो ये सजातीय स्वर कहलाएंगे। ऐसे ही ई और ई मिलके, जिसे कि हम बड़ी ई कहते हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं तो ये भी सजातीय स्वर कहलाएगा। और ऐसे ही ऊ और ऊ के मेल से बड़े ऊ का सृजन हुआ है तो ये भी सजातीय स्वर कहलाएगा। ऐसे ही अ और ई के मेल से ए बनता है। इसके बाद ए और अ के मेल से
आई, ए और अ के मेल से आई बनेगा, और अ और उ के मेल से ओ बनता है, और ओ और उ के मेल से औ बनता है। इन सबको देख लीजिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो, संधि स्वर मैंने आपको बता ही दिया है, इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा मैंने जो बिल्कुल मामूली शब्दों में जो आपको समझा रहा हूं, आपको समझने की उसे जरूरत है। बस ये नोट्स को पढ़ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, तो आपका यहां से हिंदी में फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं रहेगी। देखो, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं देखते हैं। मामूली तौर पर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है अमूमन, वो केवल ये स्वर ही पढ़ाए जाते हैं उच्चारण के आधार पर, इसलिए मुझे लगता है कि इनमें विशेष दिक्कत नहीं होगी। उच्चारण के आधार पर तीन अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, एक है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ये क्या क्या होते हैं देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि सबसे कम समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, तो उन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कौन होते हैं, कौन से होते हैं ये ह्रस्व स्वर? जो अभी मैंने बताया कि जो मूल स्वर जो होते हैं उन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये अ ई उ री, जो जो मूल स्वर हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं। मतलब कि अगर आप बोल के देखोगे अ ई उ री, तो इनका उच्चारण थोड़े जल्दी हो जाता है, जबकि आप दीर्घ स्वर को देखोगे तो इनके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, ऐसे। तो ये जितने भी स्वर हैं, ओ, औ, तो इनमें ज्यादा समय लगता है। यानी कि आप देखोगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, किसे? दीर्घ स्वर को। इसके ये अलग अलग नाम है। ऐसे ही ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। यानी कि जैसे हम सामान्य रूप से जब बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि लघु स्वर इन्हें कहा जाता है। मगर अगर आपको ऐसा भी पढ़ाया गया था कि छोटा ए और बड़ा आई, तो ये गलत है। ऐसा होता कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो आपको बचपन में बस सिखाने के लिए समझाया गया था। उस ज्ञान को भूलकर अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का समझना पड़ेगा। अब देखो प्लुत क्या होता है, ये प्लुत स्वर देखते हैं इसके बारे में। देखो देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर से अधिक जिसमें समय लगेगा तो उसे तो हम दीर्घ स्वर कहेंगे। मगर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग जाए तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। देखो, इसके बहुत ज्यादा उदाहरण आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे। ये कहां पर मिलते हैं प्लुत स्वर के उदाहरण? तो इसके उदाहरण मिलते हैं, अगर हम नाटकों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। आपने अगर नाटक वगैरह किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, तो जब हम पुकारते हैं राधा, तो रा को हम लंबा खींच रहे हैं, धा को हम लंबा खींच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? तो इसे कहा जाता है प्लुत स्वर। ये जो है, ये जो ड जैसा दिख रहा है, ये होता है प्लुत चिन्ह। तो इसे प्लुत चिन्ह कहते हैं। तो ये लगता है केवल दीर्घ स्वरों में ही, मतलब कि हम कभी भी हम लघु स्वर को लंबा नहीं खींचेंगे। ये तो सामान्य सी बात है। जैसे कि देखो, मोहन, मोहन में आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आप न को लंबा नहीं खींच सकते, और मामूली तौर पर आप नहीं ही खींचते हो। अगर आप मोहन को आवाज लगाओगे तो आप मो को ही खींचोगे, ह और न को नहीं खींचोगे। तो ये उच्चारण के आधार पर इनके स्वरों के भेद होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद को देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर के क्या क्या भेद होते हैं, देखते हैं। देखो देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर एक होता है अग्रस्वर। क्या होता है ये अग्रस्वर? जब हम कोई भी स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग करते हैं तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे देखो, इसको आप खुद से कोशिश भी करके देखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ये सचमुच वैज्ञानिक है। देखो, जैसे कि मैंने कहा अग्रस्वर, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। तो जैसे ई, ए, आई, री, इन्हें बोल के देखिएगा, इन्हें बार बार बोल के देखिए, वीडियो को रोक के फिर से बोलिए, और आपको पता चलेगा कि सचमुच हम इन्हें जीभ के अगले हिस्से से ही बोलते हैं। ऐसे ही मध्य स्वर। तो मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है तो उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। यह केवल एक ही होता है, अ।
मध्य स्वर केवल एक ही है, ये क्योंकि जीभ के बीच के हिस्से से प्रयोग होता है। इसको कोशिश करके देखना, जब हम अ बोलते हैं अ तो हमारी जीभ का बीच का हिस्सा थोड़ा सा नीचे को दबता है, तो जोर जो पड़ता है वो जीभ के बीच के हिस्से में पड़ता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर कहा जाता है। अगला स्वर है पश्च स्वर। क्या होता है ये पश्च स्वर, देखते हैं। देखो, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि जब हम आ ऊ ओ औ, हम इन स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जीभ के पिछले हिस्से पर जोर पड़ता है, इसीलिए इन्हें पश्च का मतलब पिछला हिस्सा, तो पिछले हिस्से पर जोर पड़ता है, तो इसीलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है या फिर कौन सा पश्च स्वर नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब देखो, होंठ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि होंठ की जो, जब हम बोलते हैं किसी भी स्वर को तो हमारे होंठ की क्या स्थिति होती है, इस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं। देखो, तो स्वरों के आधार पर, ये होंठ के आधार पर, होंठ यानी कि ये जो ओष्ठ लिखा है, तो ओष्ठ का मतलब भी होंठ ही होता है। होंठों के आधार पर देखो, दो चीज है इसमें होंठों के आधार पर, एक है आवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। तो क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। देखो, बड़े ध्यान से समझेंगे। आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर वो होते हैं, देखो आवृत्तमुखी से पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर वो होंगे जिनके उच्चारण में, जिनको बोलते वक्त हमारा होंठ गोलाकार आकृति ले लेता है, तो उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। बोल के देखिएगा, ऊ ऊ ओ और औ। तो इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं, हमारे होंठों की आकृति गोल सी दिखने लगती है। मगर इसके अलावा जितने भी बाकी बचे हुए स्वर हैं वो दूसरे स्वर हो जाएंगे आवृत्तमुखी स्वर। अर्थात क्या है इनका मतलब, कि जिनमें वृत्त नहीं बनता है, जिनके बोलने में हमारे होंठों के द्वारा गोलाकार आकार नहीं बनता है, वृत्त नहीं बनता है, तो वो आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। कौन कौन से, जो भी ये बचे हुए स्वर हैं सभी आवृत्तमुखी स्वर में आ जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, आ ई री ए आई, ये समझना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं आगे। देखो, मुख के खुलने के आधार पर भी स्वरों के अलग अलग भेद होते हैं। समझते हैं क्या क्या होते हैं मुख के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। देखो, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखो, क्या क्या होते हैं समझते हैं। संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर, इसके बाद विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। यानी कि मुख खुलना, क्या है ये मुख खुलना, कि जब भी हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारा मुंह कितना बड़ा आकार का खुल रहा है, कम खुल रहा है या फिर ज्यादा खुल रहा है। देखो, संवृत स्वर यानी कि हमारा मुख संवृत से आशय है कि हमारा मुंह सबसे जब कम खुलेगा तो उसे हम कहेंगे संवृत स्वर। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी कि सबसे कम खुलता है, उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, ई ऊ और री। इन्हें बोल के देखिएगा, जब भी हम बड़ी ई ऊ और री को बोलते हैं तो हमारा मुख सबसे कम खुलता है। मगर जब ये देखो, अर्ध संवृत यानी कि सबसे कम खुलने से थोड़ा सा ज्यादा, अर्ध संवृत उससे थोड़ा ज्यादा है, आधा ही मुंह बंद हो पा रहा है। तो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्थिति से कुछ अधिक, मतलब कि जब बड़ी ई हम बोल रहे हैं तो उसमें ज्यादा मुंह खुल रहा है, उसमें कम मुंह खुल रहा है, तो अर्ध संवृत में उससे थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, तो इसे हम कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। कौन कौन से होते हैं, ई और उ, छोटी ई और बड़ा उ। तो ये होते हैं अर्ध संवृत स्वर के उदाहरण। देखो, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। चलो अभी इसके बाद बताता हूं कि इसे याद कैसे करेंगे। अगला वाला देख लेते हैं पहले, फिर इन सबको आसानी से बताऊंगा कि याद कैसे किया जा सकता है। देखो, ये जो टेबल बनी है, ये तो इसी आधार पर याद करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो, विवृत स्वर और अर्ध विवृत। विवृत से आशय है मुंह का अधिक खुलना, विवृत यानी कि सर्वाधिक। यहां पर सर्वाधिक अगर मुख खुलेगा उन्हें हम कहेंगे विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। देखो, कौन कौन से, आई औ। तो ये वो स्वर हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं
तो हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है। आगे देखो, अर्ध संवृत यानी कि जिनके उच्चारण में इनके मुकाबले यानी कि विवृत स्वर के मुकाबले थोड़ा कम मुख खुलता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध अर्ध विवृत स्वर। यहाँ पे एक चीज तो पहले आपको मैं ये समझा दूं कि बहुत सारे लोग इसे विवृत पढ़ रहे होंगे कि ये विवृत बिल्कुल नहीं लिखा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहीं पर एक बोनस बात आपको बता देता हूं। देखो, जब हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो उसमें जो री लगा होता है ना, जैसे ये व में लगा है अभी, तो ये री होता है, ये र नहीं होता है, तो वह मातृभाषा नहीं होता है, हम उसको गलत बोलते हैं, वो होता है मातृभाषा। तो मातृ मतलब कि हमारी माता, तो माता के समान जो हमारी भाषा है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या आप ये कहोगे कि हिंदी हमारी केवल मातृभाषा है, बाकी उससे हमारा कोई संबंध नहीं? तो ऐसा तो नहीं है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मतलब कि हमें जब बोलना सिखाया तो हम सबसे पहले हिंदी में बोलना सीखे हैं, तो ये हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है। अब ये गलती मत कीजिएगा। आगे देखते हैं। देखो, अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं ये? अ, ए और ओ। अब देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इनमें कम खुलता है, और इन्हें कोशिश करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें मुख कम ही खुलता है विवृत स्थिति के मुकाबले। देखते हैं, देखो कैसे इन्हें याद कर सकते हो आप। देखो, ये देखो संवृत स्वर पहले मैंने आपको बताया, फिर अर्ध संवृत, और यहाँ पे विवृत और अर्ध विवृत लिखा है, बीच में एक लाइन खींची है देखो मैंने। तो क्या है यहाँ पर? इस लाइन से मतलब ये है, तो संवृत जो ई, बड़ी वाली ई संवृत स्वर के अंदर है, तो इसका लघु रूप क्या होता है? छोटी, तो ये अर्ध संवृत होती है। ऐसे ही बड़ा ऊ, ये संवृत है, तो इसका लघु रूप क्या होता है? छोटा ऊ, तो ये अर्ध संवृत स्वर होता है। री, ये संवृत स्वर है, तो इसका लघु रूप क्या होता है? हमारी हिंदी भाषा के भीतर तो इसका लघु रूप कुछ भी नहीं होता है, तो यहां पर इससे हमें कोई भी अर्ध संवृत स्वर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। देखो, विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जो भी बड़े स्वर होते हैं, ये मतलब इनका बड़ा रूप जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अ, ए और ओ का जो बड़ा रूप है, यानी कि आ दीर्घ रूप, आई और औ, तो इनका ये तो हो जाएंगे विवृत में, और इन्हीं का जब आप लघु देखोगे, ये और इसका लघु, ये इसका लघु, ये, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे, इनमें कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद देखते हैं। देखो, स्वरों का वर्गीकरण, यहाँ पर स्वरों का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन को, मगर व्यंजन का टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप स्वरों तक इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, पूरा लिखिए इन चीजों को, पूरे पूरे नोट्स, ये मेरे अपने बने हुए नोट्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, तो इन्हें पूरा पूरा आप लिखिए और याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल ये मतलब जो सैंपल पेपर्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जो बैक ईयर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उनके आधार पर नोट्स बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगला देखो, क्या क्या कहां कहां से ये बोले जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, पूछा जाएगा आपसे। अ और आ कहां से बोले जाते हैं ये? तो ये बोले जाते हैं कंठ से। अ और आ कंठ से बोले जाते हैं, तो इनका जो वर्ग कहलाता है, एक होता है वर्ग, तो इनका वर्ग कहलाएगा कंठ। इसके बाद ई और ई कहां से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं तालव्य, यानी कि तालु से। अभी के लिए आप सिर्फ इसमें इतना याद कर लो कि ये तालु से बोले जाते हैं। जब मैं आपको व्यंजन समझाऊंगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि तालु कहां पर होता है, हमारे मुख में तालु कहां होता है, और ओष्ठ कहां होते हैं। ओष्ठ तो पता ही होगा, होंठ में तो दिक्कत है नहीं। तो तालु और मूर्धा, इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये मैं आपको समझा दूंगा कि तालु और मूर्धा क्या होते हैं, और फिर आप इसे कोशिश करके देख लोगे कि कहां पर कौन सा बोला जाएगा। देखो, ऊ और ऊ, आपको खुद ही लग रहा होगा कि जब हम ऊ और ऊ बोल रहे हैं तो इनका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, यानी कि ओष्ठ का मतलब है होठों से इनका उच्चारण हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान होठ होगा, और वर्ग क्या कहलाएगा? ओष्ठ। इसके बाद देखो, री 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 पहले देख लेते हैं, क्योंकि अ आ ई उ री, तो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, यानी कि जब हम री बोलते हैं तो हमारी जीभ पीछे को मुड़ती है, हमारी जो जीभ का जो ऊपर का जबड़ा वाला हिस्सा होता है, तो उसमें पीछे की तरफ लगती है री री।
तो वहां पर लगती है तो उसे कहा जाता है मूर्धा। इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा अगले लेक्चर में। देखते हैं आगे। देखो ए आई का स्थान होता है कंठ और तालव्य। देखो कैसे इन्हें याद करोगे, आपकी कंठ और तालव्य कैसे याद होगा ये। देखो मैंने आपको बताया था कि अभी अभी आपने यहां पे देखा अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है और ई और ई इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो एक चीज मैंने आपको ये भी तो बताई थी कि ए और आई कैसे बने, ये बने अ और ई के मेल से। अभी मैंने बताया था कि ये विजातीय स्वर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अ और ई का मेल हुआ तो ए बना, और फिर ए का अ से मेल हुआ है तो ये बना आई। तो ये है कंठ तालव्य। इसी तरीके से ओ और ओ, तो ओ और ओ किससे बने? अ और ऊ से। तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान अभी हमने देखा ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ इनका वर्ग हो जाएगा और उच्चारण स्थान कंठ और होंठ यानी कि ओष्ठ। तो यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा। अभी के लिए आप ये चीजें, ये वाली केवल ये टेबल, बाकी तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बाकी इसके अलावा जो भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ आपको विशेष परेशानी आ रही है, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा। आपको यहां तक ये तैयार कर लेना है। इसके बाद कल हम देखेंगे व्यंजन, तो व्यंजन अच्छे से समझेंगे, वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये उच्चारण स्थान कौन से होते हैं और कहां पर होते हैं हमारे मुख में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। तो आज बात करते हैं व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में। देखते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा व्यंजन कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है। इसे देखते हैं, इसका उच्चारण वर्ग क्या होता है। यानी कि क ख ग घ अंग। हालांकि इस टेबल में स्वर भी दिए हुए हैं, मगर स्वरों को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यहाँ पर मेरा मेन फोकस व्यंजन पर ही रहेगा। देखिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अंग, ट ठ ड ढ न और प फ ब भ म। इन ये जो कुल मिला के ये 25 हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन से? ये इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी कि इनकी संख्या 25 होती है। सीधा सा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या फिर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 25 होती है। क ख ग घ अंग, इन्हें कहते हैं क वर्ग। च छ ज झ य, इसे च वर्ग। ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके उच्चारण स्थान को आपको याद करना पड़ेगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। जब हम इन्हें बोलते हैं तो कंठ से बोला जाता है। इसी तरीके से च छ ज झ य, ये बोले जाते हैं तालु से। तालु कौन सा स्थान होता है, समझाता हूं आपको, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि तालु क्या होता है। देखिए, पढ़ाई को ऐसे पढ़िए कि इंटरेस्ट आ जाए, आपको मजा आ जाए पढ़ने में, तभी चीजें समझ में आती हैं, वरना कभी नहीं। अब देखो, तालु क्या होता है। जब आप गाजर खाते हैं कभी, तो जब गाजर खाते हैं तो कई बार गाजर से वो काटने से वो जो हिस्सा टूटता है गाजर का, वो हमारे जीभ के ऊपर वाले हिस्से में, दांतों के जस्ट पीछे जो जबड़ा होता है वहां पर लगता है। वही स्थान होता है तालु। तो आप जब बोल के देखिए च छ ज झ य, तो आपकी जीभ तालु पर टकराती है। यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, जहां पर वो गाजर टूट के जहां पर लगता है ना, जब, अब ये नहीं है कि हमेशा टूटेगा, जब वो टूट के लगता है जहां पर, वही होता है स्थान तालु। और उसी के थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो उसे कहते हैं मूर्धा। ये बहुत सारी किताबों में तालु और मूर्धा का उच्चारण स्थान गलत दिया रहता है। तालु वही स्थान है जो हमारी जीभ के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, जहां पर आप गाजर से लग गई ना, बिल्कुल वही, बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं, उसी को कहते हैं तालु। और मूर्धा ट ठ ड ढ अंग, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इसी तरीके से त थ द ध न, ये त वर्ग बोला जाता है दंत से। और प फ ब भ म ओष्ठ से। यानी कि जब हम प फ ब भ म बोलते हैं तो हमारे होंठ, होंठों से ही इनका उच्चारण होता है। हमारी जीभ होंठों के पास आकर टकराती है, जैसे आप बोलेंगे प फ ब, और हमारे होंठ दोनों आपस में मिलते हैं, हमारे होंठ मिलते हैं, वहां से फिर इस तरीके से प फ ब भ म बोले जाते हैं।
और इनका उच्चारण स्थान तो मैं आपको अंतस्थ व्यंजन के साथ में ही बता चुका हूं, और ये भी मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ से इस टेबल से आप एक बार पुनः इन्हें देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नासिक के वर्ण किसे कहते हैं? ये जो पंचमाक्षर है ना, इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अंग, य, ण, न और म, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो ये सभी नासिक के वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं। न, ण, म, अंग। जब आप बोलेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि जब आपकी नाक बंद होती है तो आप इनका उच्चारण बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हो। यही कारण है, क्योंकि ये नासिक के वर्ण हैं। यही कारण है कि आप इनका उच्चारण बहुत आसानी से तब नहीं कर पाते हो। ऐसे ही ये है कंठ तालु, और ये सब मैंने समझा दिए। तो ये स्वरों में ही मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बस ये समझाना यहां से बाकी था, जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए, कई बार आपको ये लग सकता है कि ये तो बड़ा कठिन सा हो रहा है। चलो जाते जाते आपको, मतलब जाते जाते मतलब ये वाले टॉपिक से हम दूसरी पीडीएफ खोल के वहां पर फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको समझाने के लिए एक देखो, ये कंठ, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको ऐसे याद कर लो, KTMDO, यानी कि क वर्ग बोला जाएगा कंठ से, टी यानी कि च वर्ग तालु से, KTM यानी कि मूर्धा से, दंत यानी कि डी, और ओ यानी कि ओष्ठ। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। क वर्ग के से KTMDO, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। चलो अब मैं आपको पीडीएफ से ये समझाता हूं, देखते हैं। देखो, वर्णमाला पर हम थे। वर्णमाला यानी कि आज हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखना है। व्यंजन का वर्गीकरण हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम व्यंजनों को वर्गीकृत करेंगे। देखो, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि व्यंजन 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं जब ड में बिंदी लगी होती है, तो वो होता है द्विगुण व्यंजन। और ऐसे ही आप दोनों के दोनों द्विगुण व्यंजन ट वर्ग में ही होते हैं। एक तो ड के नीचे जब बिंदी लगी होती है, एक वो होता है द्विगुण व्यंजन, और ऐसे ही ढ के नीचे जब बिंदी लगी होती है तो वो होता है द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा बाकी सभी के बारे में मैं आपको भली भांति बता चुका हूं। तो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, जो कि बताना शेष था, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद कौन कौन से होते हैं, इसे हम देखते हैं। देखो, ठीक है। घोषत्व के आधार पर क्या होता है? ये घोषत्व, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। घोषत्व यानी कि स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन, स्वर तंत्र में कंपन जब होता है, या फिर ध्वनि जब हम कोई भी चीज बोलते हैं तो उसमें अगर कंपन हो रहा है तो उसको कहते हैं घोष। घोष, ठीक है, तो वही होता है घोष। तो क्या होता है ये स्वर तंत्र? जब आप गले को, अपना जो गला होता है उसको हल्के हाथ से पकड़ेंगे, फिर आप बोल के देखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तब आपको पता लगेगा कि किस किस वर्ण को बोलने में, किस किस व्यंजन के उच्चारण में आपके स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है और किस में नहीं। जब आप ये कोशिश करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क और ख के उच्चारण में आपको कंपन महसूस नहीं होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कंपन बिल्कुल ना के बराबर महसूस हो रहा हो, हल्का बहुत कंपन आपको लगे। बहुत जोर से मत पकड़ना, फिर तो आपको हर किसी में ही कंपन लगेगा। तो इसे कोशिश जरूर करके देखना, मगर अपने ही गले पर करना, किसी और के गले पर मत करना। देखते हैं, देखो, अघोष व्यंजन क्या होते हैं? ये अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कोई भी कंपन ना नहीं होता है, तो उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसमें हर वर्ग का ध्यान देना, ये पूरे के पूरे नोट्स आप इन्हें इसी तरीके से लिख लो, नोट कर लो। हालांकि ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको कल की वीडियो में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे मेरे द्वारा खुद बने हुए नोट्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे हिंदी व्याकरण के लिए।
तो आप इस बात के लिए अब आश्वस्त हो जाइए कि आपकी हिंदी की तैयारी अब मैं पूरी की पूरी करवा दूंगा। हिंदी शुरुआत से लेकर अंत तक आपका पूरा सिलेबस हिंदी का अब मेरी जिम्मेदारी है। आप बस इन वीडियो को एक बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए, इन्हें खुद से लिखिए। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, मगर उसके बावजूद आप इन्हें खुद से लिखिए, क्योंकि जब तक आप इन्हें खुद से नहीं लिखेंगे तो तब तक आपको ये याद नहीं होंगी चीजें। इन्हें बार बार लिखिए, मतलब याद आपको नहीं, आपकी कलम को याद हो जाए, इतनी प्रैक्टिस कर लो इनकी। हालांकि मैं आपको इतने क्वेश्चंस इसके बाद कराऊंगा कि आपको, मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि हिंदी व्याकरण की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखते हैं, देखिए इसमें हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और श, श और स शामिल होता है। किसमें? अघोष व्यंजन, यानी कि इसमें घोष नहीं होता। देखो, एक तो आप इन्हें कोशिश करके देख सकते हो कि कंपन महसूस हो रहा है कि नहीं, और अगर कंपन महसूस हो रहा है तब तो इससे अच्छा कुछ हो ही, अगर मतलब आपको दोनों में, जब सघोष में आपको कंपन महसूस हो रहा है और अघोष में आपको कंपन महसूस नहीं हो रहा है, तब तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मगर अगर आपको लगे कि कंपन तो मेरा दोनों में ही बिल्कुल समान सा आ रहा है या फिर दोनों में ही कंपन नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर उस केस में आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। और याद करने के लिए ये नहीं कि बहुत कठिन सी चीज है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। सिंपल ऐसे याद कर लो बस। अघोष कैसे याद करने हैं? 12 श श श, यानी कि 12 और सारे के सारे श ये होते हैं अघोष में, और इसके अलावा जितने बच गए वो किस में आएंगे? सघोष में। सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई बिल्कुल कठिन बात तो है ही नहीं। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, बस उन्हीं को हम सघोष वर्ण या फिर सघोष व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखो इसमें, अब देखो मैंने कहा कि अभी इससे पहले जो मैंने आपको एक फोटो से मैंने आपको समझाया था कि उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है वर्गीय व्यंजनों का, तो उसमें हर वर्ग में, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग में ऐसे 5 वर्ण थे, तो इन्हीं को कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण उस वर्ग का, यानी कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण। तो पहला और दूसरा किसी भी उन वर्गीय व्यंजनों में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण तो आ जाएगा अघोष में, और इसके अलावा जितने बचे, यानी कि कौन कौन से बचे अब? तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर वर्ग में जो वो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं उनमें 5 वर्ण होते हैं सभी में, तभी तो 5 बचे 25 होगा ना, कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो अंतस्थ व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन? जल्दी से बोलिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हालांकि आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, मगर आप इन्हें बार बार रिपीट करिए। अंतस्थ व्यंजन मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में अंतस्थ व्यंजन तुरंत आ जाना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। तो अब देखो, अंतस्थ व्यंजन के बाद मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से बताए थे? श, श, स और ह। तो 3 श तो यहाँ है, एक ह बचा है, तो ह कहाँ होगा? सीधी सी बात है कि ह होगा सघोष में। तो ये सब होते हैं सघोष। सघोष के लिए एक दो पॉइंट आपको और याद कर लेने चाहिए कि सारे के सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं, याद कर लीजिएगा इस बात को। अब देखो, याद करने के लिए वैसे मैंने तरीका यहाँ पे बताया है आपको, यहाँ भी कि सघोष कौन कौन से ये होते हैं। इसके लिए 345 स्वर अंतस्थ और ह ये सब होते हैं सघोष वर्ण। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको जो आसान लगे। अघोष आपको आसान लगे तो आप अघोष को याद करने के लिए तरीका ये याद कर लो, या फिर आप सघोष याद कर लो, मगर दोनों को याद करने की तो आवश्यकता है ही नहीं ना। आप एक को याद कर लो तो दूसरे बचे हुए क्या होंगे? वो सीधी सी बात है, अगर आप अघोष याद करें तो बचे हुए सघोष होंगे, और सघोष याद कर लिया तो बचे हुए अघोष होंगे। यहां से कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो प्राण तत्व के आधार पर भी हम व्यंजनों का भेद करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। समझना है, सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है आखिर प्राण तत्व। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आपको बताते जाऊंगा और आप मानते जाओगे कि, और आप देखते जाओगे कि, ऐसा नहीं। सब कुछ आपको भली भांति समझाऊंगा। प्राण तत्व क्या होता है? प्राण तत्व का मतलब है कि हवा, सांस लेते वक्त कितनी हवा का प्रवाह हो रहा है। ज्यादा हवा लग रही है उसके बोलने में, उसके उच्चारण में ज्यादा हवा लग रही है, या फिर कम हवा लग रही है, इसके लिए कहा है प्राण। प्राण यानी कि हवा के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए हवा के उपयोग के कारण हम इन्हें प्राण तत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण इसे कहते हैं।
तो इसको हम दो भागों में फिर से वर्गीकृत करते हैं। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरे होते हैं महाप्राण व्यंजन। अब आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा कि अल्प प्राण, प्राण मतलब मैंने बताया था वायु यानी कि हवा, तो अल्प प्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम हवा लगती है। अल्प यानी कि कम, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम हवा का संचार होता है, कम हवा प्रवाहित होती है, कम हवा का उपयोग होता है, उसे कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। देखो बस ये मैंने आपको सामान्य शब्दों में बता दिया है, बस यहाँ परिभाषा में भी यही लिखा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसे बिल्कुल ऐसे ही याद कर लो। इसको मतलब इसको शब्दशः याद करने की तो वैसे आवश्यकता नहीं है, मगर इसको आपने समझ लेना है। और समझ आप कहां से लोगे? केवल शब्द से ही समझ में आ जा रहा है। ये तो अल्प प्राण, अल्प यानी कि कम हवा का संचार हो रहा है, तो बस अल्प प्राण व्यंजन है। और महाप्राण व्यंजन क्या होंगे? जिनके उच्चारण में अधिक हवा संचारित हो, अधिक हवा उपयोग में आए, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। तो जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देख लो। इसके लिए ट्रिक है कि अल्प प्राण कौन कौन से होंगे। 135 अंतस्थ और स्वर। 135 यानी कि 135 नहीं है वैसे, ये 1 3 5 यानी कि हर वर्गीय व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और स्वर। स्वर कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। देखो इसमें ये सब स्वर, और इसी के अंदर यहीं पर अनुस्वार भी आ जाता है। अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार यानी कि अभी थोड़े से टॉपिक के बाद अभी आप अनुस्वार, देखो ये अयोगवाह आने वाले हैं, यहीं पर मैं आपको अनुस्वार बता दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे देख लो कि अनुस्वार भी होता है। क्या होता है अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा संचारित होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? 135 अंतस्थ स्वर यानी कि, या फिर आपको अगर महाप्राण व्यंजन याद करने हैं तो आप महाप्राण व्यंजनों को याद कर सकते हो कि ये 24 यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ऊष्म व्यंजन और विसर्ग इसके भीतर आते हैं। इसके बाद देखते हैं अयोगवाह क्या होते हैं। यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अयोगवाह किन्हें कहते हैं, या फिर अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, या फिर अयोगवाह दो होते हैं तो इनके लिए भी अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, इसको आप सब पढ़ सकते हो। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि जो अयोगवाह होते हैं वो दो होते हैं, अंग और अह। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। अब ये अयोगवाह क्यों होते हैं? क्या हम इन्हें स्वर नहीं कहते हैं? स्वर ये क्यों नहीं होते हैं? बात ये है, तो ये स्वर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये जो अंग दिख रहा है ना आपको, ये अंग, ये इस अंग में ये केवल जो इसकी बिंदी लगी है, आखिर सचमुच में ये जो होता है अनुस्वार की केवल बिंदी होती है, मगर इसको हम बोल नहीं पाते हैं बिना अ के। हम क्या इसे बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मगर ऐसे ही अह में केवल ये जो पीछे की जो दो बिंदियां हैं यही होती हैं अह। इसके अलावा ये अ के उपयोग के कारण ही हम इसे बोल पा रहे हैं अह। क्या आप बिना अ के अह को बोल पाओगे? असंभव, बोल ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये पूरी पूरी तरीके से स्वर की भूमिका में नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्वरों से बहिष्कृत कर देते हैं। एक शब्द कह सकते हैं कि हम इन्हें स्वरों से हटा देते हैं कि ये स्वर नहीं होते हैं। तो क्या ये व्यंजन होते हैं? मगर ये व्यंजन भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क को बोलते हैं, क के साथ हम अंग को लगा दें तब हम इसे बोल सकते हैं कंग। अब देखो हमने अ का प्रयोग भी नहीं किया, कंग 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 बोल रहे हैं ना। ऐसे ही मंग, ये सब हम बोल सकते हैं। तो खंग, अंग लगा के हम बोल सकते हैं वहां पर, यानी कि जब हम व्यंजनों के साथ ये स्वर की तरह से अपना बर्ताव करने लगते हैं, मगर जब ये स्वरों के साथ होते हैं या फिर इनका जब स्वतंत्र रूप से उच्चारण की बात आती है तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो पाते हैं। देखो ये अयोगवाह शब्द कैसे बना है। ये अयोगवाह, अयोगवाह इस शब्द को आपको कोई परिभाषित नहीं करेगा, ये अधिकतर नहीं समझाया जाता है और फिर बच्चों की समझ में नहीं आता है कि अयोगवाह क्या होता है। मगर ये इतनी कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान है, समझने वाली चीजें हैं ये। क्या है ये अयोगवाह? हिंदी इसीलिए कठिन होती जा रही है और हिंदी लोग इसीलिए पढ़ना मना कर रहे हैं कि हम हिंदी पढ़ेंगे नहीं, और लोगों को आजकल हिंदी आ ही नहीं रही है। उसका कारण ये है कि पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। देखो अयोगवाह क्या है, ये होते हैं अ के योग से बने हुए
वर्ण, ऐसे वर्ण जो कि अ के योग से तो बने हों मगर वो व्यंजन के लिए, वाह का अर्थ है वहन करना, किसके लिए वहन करना, वहन मतलब किसी चीज को धारण करना, उसे कहते हैं वहन करना। तो ये व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, यानी कि अ के योग से बने होते हैं। देखो मैंने कहा कि अंग में ये बिंदी ही केवल अनुस्वार है और ये अह यही है केवल अह, मुख्य इसकी जो बिंदियां हैं, मगर ये अ के बिना नहीं बोला जा रहा। तो क्या है, ये अ के योग से बने होते हैं और व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं। इसको इतने सरल और बिल्कुल आसान भाषा में समझो, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। देखो आगे, इनका उच्चारण व्यंजनों की बात नहीं अ के स्वर के साथ होता है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, बस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लो और इसको नोट कर लो। मैं वादा करता हूं कल आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जैसे जैसे चैप्टर्स चलते रहेंगे। तो इन्हीं को अनुस्वार कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, अंग और अह। अंग को एक नाम देते हैं जिसे हम इन सबको अयोगवाह कहते हैं, अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह को कहा जाता है विसर्ग। देखो यहीं कहीं लिखा भी होगा, अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग, अंग को कहा जाता है अनुस्वार और अह को विसर्ग। तो यहीं पर सीधा से यहां से देखो, एक तो सिंपल प्रश्न आ सकता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अयोगवाह मतलब इसकी परिभाषा आपके पेपर में नहीं आएगी, मगर ये आ जाएगा कि अयोगवाह इनमें से कौन कौन से होते हैं। तो अंग और अह अयोगवाह होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता है अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नवनिर्मित ध्वनियां, अब कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो कि नवनिर्मित हैं, वो हिंदी की नहीं है, हिंदी की नहीं मतलब कि संस्कृत में नहीं थी, मगर आज हिंदी में हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कफन, कफन शब्द हम जब बोलते हैं फ फ फ, तो ये जो फ आता है ना, ये तो ये फ है ये वाला, इसके नीचे ये नुक्ता लगा होता है, नुक्ता, इसको तल बिंदु कहा जाता है या तो, मगर तल बिंदु शब्द ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है क्योंकि किताबों में लिखा रहता है। फिर आप कहेंगे कि ये तो किताबों में लिखा था मगर आपने तो बताया नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया, वरना तल बिंदु ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नुक्ता लगाना ज्यादा, नुक्ता क्योंकि ये उर्दू से ही आगत ध्वनियां हैं, ये आगत व्यंजन है और ये उर्दू से लिए गए, तो हम नुक्ता शब्द ज्यादा अच्छा प्रयोग, नुक्ता शब्द प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण करने के लिए कुछ शब्दों में नुक्ता लगाया गया है, जैसे कि क के नीचे लगता है, ख के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे, और ये फ मतलब ज के नीचे लग के ज बन जाता है, फ के नीचे फ, ग, ख और क। ये सब होते हैं आगत व्यंजन। जहां भी आपको ये दिख जाए नुक्ता लगे हुए, ये हिंदी भाषा के व्यंजन नहीं होते हैं, ये हिंदी भाषा की ध्वनियां नहीं होती हैं। कौन कौन सी, क ख ग घ, क ख ग ज और फ, ये पांच। ठीक है, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, इसी को तलबिंदु भी कहते हैं। तलबिंदु शब्द भी याद कर लीजिएगा वैसे, मगर फिर भी कह रहा हूं कि इसके लिए नुक्ता शब्द प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है। इन सबको कहते हैं आगत व्यंजन। जैसे कि किस किस में प्रयोग होते हैं, ये देखो, जिंदगी, जिंदगी में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। किस्मत, गजल, गजल कहते हैं ना, गजल नहीं कहते हम कभी भी, क्या कहते हैं, गजल। ख्वाब, जरा, जरा, जरा सा खीर देना, ये वाला। ठीक है, जिसे आप पिताजी से कहते होंगे कि जरा सा, आप जब धन मांगते होंगे कि जरा सा धन दे दो, ऐसे तो आप कहते नहीं होंगे वैसे, मगर आप रुपये के लिए आप थोड़े रुपए दे दो, कुछ ऐसा ही कहते हो कि जरा शब्द थोड़ा सा इस परिस्थिति के लिए कठिन हो रहा है। मगर ये जरा शब्द वैसे दो तरीके से प्रयोग किया जाता है, एक इसमें नुक्ता लगा के और एक बिना नुक्ते के। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो चलो कि एक तो नुक्ते के साथ जब जरा शब्द कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, और एक जरा होता है ज, जिसमें कि नुक्ता नहीं होता है, वह हिंदी का शब्द है जरा, तो उसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये क्या क्या होते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखो अंग्रेजी ध्वनि, कुछ कुछ होती हैं जो अंग्रेजी ध्वनियां होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेजी ध्वनि जैसे कि डॉक्टर हम बोलते हैं, डॉक्टर बोलने के लिए अगर आप इसे लिखना चाहो तो हम इसे लिख ही नहीं पाएंगे, डॉक्टर। अब डॉक्टर लिखने के लिए हमें अपने मतलब लिखने को अभी तो आप इसे लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इसे कैसे लिखते हैं, मगर इसके बगैर जब पहले हम इसे लिखना चाह रहे थे अपने हिंदी वर्णमाला में, जो हमारे पास वर्ण है हम उससे लिखना चाह रहे थे, तो हम इसे नहीं लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। ओ लगाओगे तो डॉक्टर बन जाएगा ये, तो मतलब ये किसी तरीके से ड के आ की मात्रा ही ना लगाओ, ये डॉक्टर समझा रहा हूं आपको, अगर इसमें आ की मात्रा ही ना लगाओ तो ये डॉक्टर बन जाएगा, मतलब किसी तरीके से नहीं हो सकता। इसीलिए आज भी आपने देखा होगा कि
यूपी बिहार वाले बहुत सारे लोग अभी भी इसको डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर, मगर ये डॉक्टर नहीं लिखा है ना, ये डॉक्टर लिखा है। डॉक्टर बोलने के लिए ही तो हमने यहाँ पर चंद्र, ये अर्ध चांद लगाया है, इसे कहते हैं अर्ध चांद। ये है आगत स्वर। जो डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, इस तरीके के जो भी शब्द हैं उनका सही सही उच्चारण करने के लिए हमने अर्ध चांद को लिखना शुरू किया। अर्धचांद के प्रयोग से ही हम इनका सही सही उच्चारण कर सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय आ के ऊपर ये जो अर्धचांद है इसका हम प्रयोग करते हैं। ये स्वर है, तो इसको आगत स्वर भी कहा जा सकता है, आगत ध्वनि भी कह सकते हैं। या फिर आपसे प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी भाषा से कौन सी ध्वनि आगत हुई है या फिर ली गई है। इस तरीके से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके ये माया जाल जैसा बना दिया जाता है आपके लिए, मगर ऐसा है कुछ नहीं। अगर आप सारी क्लासेस कर लेंगे ना मेरी, उसके बाद आपको हिंदी बहुत आसान लगने लगेगी, ये वादा है मेरा। देखो ये होता है अर्धचांद, जिसे आगत स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आगत स्वर। कॉलेज, कॉफी, डॉक्टर, डॉग, इन सबको लिखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, ये जो अर्धचांद होता है, ये होता है आगत स्वर। अभी आपने देखा होगा कि चंद्र बिंदु, चंद्र भी लगा है और उसके ऊपर बिंदु भी लगा है, तो वो होता है हिंदी का। अब उसे मैं बताऊंगा तत्सम तद्भव में वो कैसे आता है, क्या होता है, उस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से आपको वो सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। आगे देखते हैं। देखो अंतिम बिंदु है इस चैप्टर का आज का, द्वित्व व्यंजन। क्या होता है ये द्वित्व व्यंजन? द्वित्व व्यंजन वो होता है जब किसी भी शब्द में लगातार कोई दो व्यंजन आ जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहां द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में आया है ना, ल के बाद फिर से ल आ गया, तो ये है दिल्ली में। इज्जत, ठीक है। तो इस तरीके के शब्दों में, अट्टहास, इस तरीके के शब्दों में होता है द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। द्वित्व व्यंजन के टॉपिक को मैं बहुत अच्छे और थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, हालांकि ये तो इतना बहुत बड़ा और मेन टॉपिक नहीं है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे द्वित्व व्यंजन से खासकर, मगर ये समझना जरूरी है। एक टॉपिक आपको बताना है। पहले मैं सोच रहा था कि आपको संधि कराऊंगा इसके बाद, मगर आपके लिए एक टॉपिक अभी छूट गया जो छोटा सा है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी वीडियो उसकी नहीं बनेगी 25-30 मिनट की, वो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। कल आपके लिए वही वीडियो आएगी, संधि परसों को आएगी, तो वो होगा पल्लवन, यानी कि वर्ण विच्छेद। 10-15 मिनट की वीडियो होनी है, वो छोटी से, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी है, तो उसको भी देखिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए सब इतना ही करते हैं, और इसको शेयर करते रहिए। आप देख रहे हैं मगर इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। इससे पहले कल मैं आपको बता चुका हूं कि वर्णों को हम दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो मैंने थोड़ा बहुत स्वर के बारे में तो आपको पूरा ही बता दिया था, और व्यंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने दी थी। तो स्वर वो होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन, देखो व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना हो सकें, वही व्यंजन होते हैं। यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। देखो जब हम व्यंजन का कभी भी अगर वास्तविक रूप लिखते हैं तो उसमें हलंत लगा होता है, ये होता है हलंत। कई लोगों ने ये हलंत तो देखा होगा मगर इसको पता नहीं होगा कि इसे कहते क्या है। तो हलंत यही होता है जो कि इस तरीके से, ये साइन जो लगा है, हम जब भी अपने, जैसे कि इसमें एक लगा है, देखो ये गंगा को मैंने इस तरीके से लिखा है, तो ये जो गंगा लिखा है इसमें जो हलंत लगा है अंगा में, यही होता है, इसे कहते हैं हम हलंत। जो ऐसी तिरछी सी लाइन लगी होती है, पंक्ति खींचते हैं हम, इसी को हलंत कहा जाता है। बिना स्वर वाले व्यंजन को हलंत लगाकर ही हम लिखते हैं, जिसे आधा व्यंजन कहते हैं, या फिर अगर सही तरीके से कहें तो इसी को वास्तविक व्यंजन कहा जाता है। अब देखो जैसे कि हम जो पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, ङ, ये सब जो होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण यानी कि ये वर्णों के भीतर भी इन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो एक तो हम इनके लिए वर्ण शब्द प्रयोग कर सकते हैं और अक्षर कह सकते हैं,
या फिर हम इन्हें व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। तो ये जो क है, ये क का वास्तविक रूप नहीं है, ये ध्यान देना। क का वास्तविक रूप होगा जब इसमें ऐसे हलंत लगा होगा, तो वही क का वास्तविक रूप होगा। अभी ये क का वास्तविक रूप नहीं है। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं, कुल 39 व्यंजन होते हैं। अब 39 को भी मैंने सुविधा के लिए बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ये 39 कैसे कैसे होते हैं। ये 25 इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी मैं पूरी इसकी परिभाषा बताने वाला हूं क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगर इन सबको आप जोड़ो, 25 4 4 4 और ये 2, इन सबको जोड़ के आता है 39। तो ये जब, तो इसीलिए मैंने कहा कि कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब देखो यहां से इतने सारे प्रश्न बन गए हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होगी। और ऐसे ही ऊष्म व्यंजन की संख्या तो 4 होगी, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। और इन सबको अगर ये पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजन 39 होते हैं। इसको अभी समझ लेते हैं, इसके बाद में इनके बारे में पूरा पूरा बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। देखते हैं आगे। देखो वैसे एक बात, अभी देखो मैंने कहा कि 39 व्यंजन होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से जो हम मुख्य रूप से जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन, और जो आपको बचपन में जो पढ़ाए गए थे, इसीलिए परंपरागत रूप, इसीलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है। परंपरागत रूप से जो व्यंजन होते हैं वो केवल 33 होते हैं, क से लेके ह तक के जो व्यंजन होते हैं। यानी कि 25 तो स्पर्श व्यंजन होंगे, उसमें 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे और 4 ऊष्म व्यंजन, तो इन्हें मिला के ये 39 तक होते हैं। तो प्राय प्रत्येक व्यंजन के भीतर अ स्वर मिला होता है। इस पंक्ति का अर्थ समझ पा रहे हैं आप? देखो मैंने कहा कि प्राय, प्राय का मतलब तो पहली बात यह है कि प्राय लगभग हमेशा जब भी हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके साथ अ स्वर मिला ही होता है। अगर वो हलंत के साथ नहीं लिखा, अगर हलंत के साथ लिखा है तब तो उसमें अ स्वर नहीं है। अगर हलंत के बगैर वह लिखा हुआ है तो उसमें जरूर अ स्वर होगा। जैसे आप कोशिश करके देख लीजिए, चलिए इस बात को, कि क, जो हम क बोल रहे हैं, ख, ग, घ या च, छ, ऐसा कुछ भी, उसमें अ के बिना क्या आप इसे बोल सकते हैं? कोशिश कीजिए कि अ को हटा दीजिए, बाकी अब इसको बोल के देखिए कि क्या आप इसे बोल पाएंगे। देखिए आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, क को आप छोटा सा बोलने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ अ आ ही जाएगा, पक्की बात है। मगर अगर मैं यही कहूं कि इसी को अ को छोड़ के और किसी स्वर के साथ प्रयोग करके इसे बोल लो, तो क्या, सोच के देखो, तो क्या तब आप इसे बोल पाओगे या नहीं? जैसे कि क में ई लगा दूं, मैंने अ को प्रयोग नहीं किया उसमें, अब ई लगाए हैं, कि या कु, के, तो अ अब नहीं आया है, मगर अब ये उच्चारित हो जा रहे हैं। तो यहीं से समझ में आना चाहिए कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं, उन्हें उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही होती है। इस तरीके से अभी के लिए जो इसके बाद जो मैंने लिखा है गंगा चंचल कंठ, अभी के लिए इसे छोड़ दो। इसके आगे जब हम चलेंगे तो फिर मैं इसे समझाऊंगा। यहाँ पे बस लिख दिया है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे। बाकी ये वाला टॉपिक मैं बाद में अभी क्लियर करूंगा। गंगा चंचल कंठ ये मैंने किस तरीके से लिखे हैं, क्योंकि ये पंचमाक्षर वाला बिंदु आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिर्फ ये। देखो हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 5 प्रकार के व्यंजन, ये देखते हैं। देखो एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यही है 5 प्रकार के जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये देखो, ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बिल्कुल, देखते हैं आगे। देखो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी
कहा जाता है। देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को छू कर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि मतलब अगर हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छू कर जरूर निकलेगी, तभी ये स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण हो सकता है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क से लेके म तक। हाँ, एक बात पहले यहां पर पूछ लेना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी को, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सभी को हिंदी वर्णमाला पूरी पूरी याद है? बिल्कुल सही तरीके से क ख ग घ ङ ये पूरा पूरा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आधा बोलते हो ओहो, फिर अब पहला वाला कोई मुझे पहला व्यंजन बता दे या फिर इस वर्ग का पहला बता दे तो मैं पूरा बता सकता हूं, या इस स्थिति में हो। अगर इस स्थिति में हो तो ये बड़ी सोचनीय स्थिति है आपके लिए अभी, तो कम से कम तो इसे जल्दी से जल्दी याद कर लो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि मैं अब, तो ये तो दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता था, मैं तो इसे अब याद कर रहा हूं या फिर अब याद कर रही हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसे याद करो, ये आपको मदद करेगी। अभी जब मैं इसको याद करने की आपकी ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तब आपको आसानी होगी फिर उसके लिए। देखो, इसके बाद ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी ये कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है, इसके लिए एक टेबल मैं आपको दे दूंगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, मगर वो कल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगली वीडियो में। देखो आगे, ये हैं अंतस्थ व्यंजन। यहां पर अंतस्थ व्यंजन लिखना था, ये छूट गया है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये क्या है इसका मतलब कि स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, ऐसा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण व्यंजन और स्वर के बीच में कहा मैंने, मतलब कि वो स्वर की तरह ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, मगर ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल व्यंजन की तरह, वो बिल्कुल उनके लिए किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी ही पड़े। तो आप अगर कोशिश करोगे, जैसे मैंने क ख ग इनके साथ मैंने कहा, तो मैंने कहा कि अ का प्रयोग होगा ही होगा, इसके बगैर आप इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते हो। मगर अगर मैं कहूं य, र, ल, व, और इनके लिए भी मैं वही परिस्थिति आपके सामने रखूं कि इन्हें बिना अ के प्रयोग करो, तो एक बार के लिए आप हल्की सी कोशिश य के साथ, र के साथ, ल के साथ और व के साथ कर सकते हो कि ये उच्चारित थोड़े बहुत हो सकते हैं। देखो, पूरे पूरे तो उच्चारित नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। अगर पूरे पूरे तौर से ये स्वर की तरह उच्चारित हो जाते तो तब तो फिर हम इन्हें व्यंजन के रूप में पढ़ते ही नहीं, हम तो फिर इन्हें स्वर ही कहते। मगर ये ऐसा है नहीं ना। इनके लिए शब्द क्या प्रयोग किया है? अर्ध स्वर। ये हैं अर्ध स्वर, यानी कि आधे स्वर हैं ये, कि हम इन्हें स्वर के तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ये चर्चित प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से, मतलब ये प्रश्न आप मान के चलिए यहां से प्रश्न आना ही आना है। देखो, इनका उच्चारण स्थान बताता हूं मैं आपको। य का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु यानी कि यह बोला जाता है तालु से। तालु कहां होता है? जो हमारा जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह में, वो जबड़ा जो आगे का हिस्सा है वो होता है तालु। तो यह बोला जाता है तालु से, इसीलिए इसे वर्ग को, इसके वर्ग को तालव्य कह दिया जाता है। और र का उच्चारण स्थान होता है र का दंत मूल। क्या होता है? दंत मूल। देखो, जब आप र को बोलोगे, र र र, तो जब आप र को बोल रहे हो तो ध्यान दो कि तालु वाला हिस्सा जो कि जीभ के ऊपर का हिस्सा है, आगे के हिस्से में जीभ का ऊपर का हिस्सा वो होता है तालु, और जो हमारे दंत हैं, तो यहां पर मैंने कहा दंत मूल, यानी कि जो ऊपर वाले जो दांत हैं उनके जड़ पे छू के आ रहा है र बोलने में, तो हमारी जीभ इसके जड़ को छूती है, इसीलिए इसे दंत मूल कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान, र का उच्चारण स्थान होता है दंत मूल। र का उच्चारण स्थान दंत मूल, ठीक है। इसी तरीके से ल का उच्चारण स्थान होता है
बाकी कुछ नहीं। इसमें भी दंतमूल ही होता है। देखो र और ल दोनों को ही जब आप उच्चारण कर रहे हो दोनों का ही, तो दोनों के उच्चारण में हमारी जीभ दंतमूल यानी कि मसूड़े को छू के आ रही है, तो दोनों का उच्चारण स्थान दंतमूल कहलाएगा। और इसका वर्ग यानी कि उच्चारण का वर्ग एक कहा जाता है, तो वह होगा इसका। वैसे चल के बताइए आप में से कितने लोग इसको पढ़ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको कौन कौन इसको पढ़ने में सक्षम हुआ है या नहीं। अब मैं बता रहा हूं कि इसे पढ़ते कैसे हैं। देखो, इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वर्ण विच्छेद, या इसे कहें एमपीएसआई में इसे पल्लवन कह दिया जाता है, ये अभी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पूछा जाना इसका चलन में आया है, तो पल्लवन शब्द से इसे प्रयोग किया जाता है। तो आपसे कहेंगे कि इसका वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद कुछ नहीं है नया, बस इस टॉपिक में ना बता के मैं उसको कल बता दूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मगर वर्ण विच्छेद है क्या? ये वही है जो आपने दूसरी तीसरी तो नहीं, चौथी पांचवी कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, या फिर छठी कक्षा के अंदर पढ़ा होगा। वो आपने क्या किया है, उसमें बस वर्णों को तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखा है। तो वही जो आपने पढ़ा है, उसमें जो धूल जम गई है उसी को हटाने का मैं काम करूंगा बस। तो इसे पढ़ते हैं वर्तस्य, इसे वर्तस्य पढ़ा जाता है। और र को एक और नाम दिया जाता है लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण या फिर लुंठित व्यंजन। क्यों कहते हैं इसे लुंठित वर्ण या फिर लुंठित व्यंजन? इसका मतलब यह है कि जब हम र को बोलते हैं तो हमारी जीभ घुमावदार हो जाती है। र थोड़ा सा घूम के एक लुंठित आकार ले लेती है, यानी कि वो हल्का सा घुमावदार हो जाती है, वो एक बार फोल्ड लेके बोलती है, तो वो होता है र। इसीलिए इसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। ऐसे ही ल के लिए शब्द प्रयोग करते हैं कि ये पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण इसलिए कि जीभ के पास से हवा गुजरने के कारण इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ये परिभाषा पूछा जाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि इसे पार्श्विक वर्ण क्यों कहते हैं, ऐसा पूछा जाना कठिन है। मगर आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ण पार्श्विक है और कौन सा नहीं है। ऐसे ही देखो, व को हम कहां से बोलते हैं? व कोशिश करो, व तो ऊपर के दांत व निचला होंठ जब मिलता है तो इस तरीके से हम व का उच्चारण करते हैं, ऊपर के दांत और निचला होंठ। तो व कोशिश करके देखिए, बिल्कुल यही सटीक है, इसी तरीके से बोला जाएगा। और अगर आप इस तरीके से इनका उच्चारण नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इनका उच्चारण इसी तरीके से करें, तो आपको इन्हें याद करने में आसानी हो जाएगी। मगर फिर भी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जीभ इस तरीके से वो लचीलापन उसको नहीं मिल पाता कि वो बोल पाए, तो आप उस चीज को याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो प्रश्न को तो हल करना ही होगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, य र ल व, चारों को अर्ध स्वर कहते हैं। मगर कुछ समय पहले आयोग ने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न इस तरीके से था कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है? निम्न में, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है? उसमें ऑप्शन थे र, ल, व और क। र, ल, व और क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है। देखो, अभी मैंने बताया था कि ये चारों ही अर्ध स्वर है, मगर उसके बावजूद ये, जब हम इन दोनों को देखते हैं, एक तो य और व, ये इन चारों में भी हम इनको प्राथमिकता देंगे कि ये अर्ध स्वर कहे जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको केवल एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप य और व के पक्ष में जाएंगे, र और ल को आप बाद में चूज करेंगे। हाँ, अगर उसमें 3 ऑप्शन एक साथ चूज करने का हो कि कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 इस तरीके से कुछ, तो तब आप य र ल व सभी को अर्ध स्वर मान सकते हैं। मगर आपको अगर एक ही ऑप्शन चूज करना होगा तो य और व को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं। देखो, ऊष्म स्वर क्या होते हैं? ये ऊष्म स्वर देखते हैं इनके बारे में। देखो, ऊष्म स्वर वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकलती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखो, ऊष्म स्वर वो
जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से हवा एक रगड़ खाकर निकलती है, जोर खाकर निकलती है। जैसे कि जब हम बोलते हैं श, श, स, ह, तो इनके उच्चारण में जो हवा निकलती है, जो हवा का संचरण होता है, जब हम बोलते हैं तो हवा का संचरण यानी कि जो हवा का प्रवाह होता है वो रगड़ खाकर होता है। तो इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा ऊष्मा इन्हीं के कारण हमारे मुख में ऊष्मा संचरित होती है, प्रसार होता है उसका। तो इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा कि ये देखो, ये जो 3 स हैं, क्या आप इनका सही सही उच्चारण करते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो आपको पहले तो इनका सही उच्चारण करना है। सही उच्चारण आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये जो स है इसको आप बोलेंगे तालू से, इसको बोला जाएगा तालू से। ये तालू से बोलते हैं श, श, यानी कि जीभ के ऊपर वाले हिस्से में ही, हमारी जीभ के ऊपर वाले हिस्से में मैंने बताया था कि तालु होता है। तो इस हिस्से को छूकर हवा निकलनी चाहिए और हमारी जीभ वहां पर उसके पास जानी चाहिए, तो उसी को कहते हैं तालव्य वर्ण, यानी कि ये होता है श। ये वाला श मूर्धन्य वर्ण है, यानी कि उससे भी थोड़ा सा पीछे, जबड़े के और थोड़ा पीछे चले जाए तो उसे कहा जाता है मूर्धा। तो ये वाला श शिरीष, जो शिरीष या फिर मनीष में जो अंतिम में जो श आ रहा है, ये श मूर्धा से बोला जाता है। और अगला स वर्तस्य वर्ग है इसका। वर्तस्य वर्ग अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखो, पहली बात तो इसे पढ़ने में गलती नहीं कर रही है। ये वतस्य, बहुत सारे लोग इसे वतस्य या फिर अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मगर ध्यान दीजिए ना कि ये जो व है, व के बाद र पहले ये बोला जाएगा, वर्तस्य वर्ग। तो स कहां से बोला जाता है? दंतमूल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दंतमूल बताया था कि 2 वर्ण और थे अंतस्थ व्यंजन में जिनका उच्चारण स्थान दंतमूल था। तो उसी हिसाब से इन्हें भी याद करना है कि दंतमूल यानी कि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारा मुख ऊपर वाले दांत के मसूड़ों पर जाके लगता है, तो इसीलिए इसे दंतमूल कहते हैं। और ह, ध्यान दीजिएगा, ये जो ह है, ये प्रश्न कुछ ज्यादा ही आता है पेपर में, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये स्वर यंत्र यानी कि जो स्वर तंत्र होता है उसके भी अंदर से ये बोला जाता है। जैसे कि आप ह को बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ह हमारे कंठ के भीतर से आवाज आ रही है, कंठ के और गहराई से, जबकि आप और वर्णों को बोलेंगे क, ख, ग, घ, तो वो स्पर्श व्यंजन है, वो तो कहीं ना कहीं हमारी जीभ स्पर्श होती है, उस तरीके से उनका उच्चारण होता है। मगर ये क्या होते हैं, ह जब हम बोलते हैं तो ये हमारे स्वर यंत्र के, स्वर तंत्र के भीतर से ये आवाज निकलती है, ह, ह। इसीलिए इन्हें काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। काकल्य वर्ण कहने के पीछे कारण यही है कि ये स्वर यंत्र के भीतर से बोले जाते हैं, स्वर तंत्र के भीतर से बोले जाते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें काकल्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखो संयुक्त व्यंजन। तो क्या होते हैं ये संयुक्त व्यंजन? देखो, मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके के बताए थे कि ये 5 अलग अलग तरीके के व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो 2 व्यंजनों के मेल से बने होने चाहिए, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है क्ष, क्षत्रिय वाला, और त्रिशूल, श्र, श्री, श्रीमती, श्रीमान जो हम लिखते हैं, और ये ज्ञ, ये होता है। तो ये इस तरीके से बने होते हैं। जो ये श है, ये क और श, कौन सा श है ये मूर्धन्य श है। क और श के मेल से ये क्ष बनता है, जो कि क्षत्रिय जिससे लिखा जाता है, ये वही वाला श है। और त्र बनता है त और र के मेल से। देखो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर त और र में हलंत लगा है, दोनों में, देखो त में तो हलंत लगेगा ही लगेगा, मगर आप र में भी हलंत लगा रहे हो तो त्र में भी हलंत वाला ही वर्ण बनेगा। इसी तरीके से अगर आप र में हलंत हटा के इस शब्द को लिखो,
आप इसे ऐसे लिखो त में हलंत लगा के और र में बिना हलंत के, तो ये र के साथ अ जुड़ा हुआ होगा, तो उस स्थिति में ये बनेगा त्र बिना हलंत के। तो इसी तरीके से ये हो गया श्र और ज्ञ। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि श्र कौन से दो व्यंजन के मेल से बना है, तो बताना होगा कि श और र। अब आपको ऑप्शन किस तरीके से दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको एक तो आपको ये दे दिया जाएगा श और र, ये तो सही उत्तर है, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके बाद आपको इस श की जगह आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मूर्धन्य श का, ये वाला मूर्धन्य श और र। इसी तरीके से आपको दंतमूल स यहाँ पे दिया हो सकता है, फिर र। इस तरीके से आपको घुमा के आपको प्रश्न इस तरीके से दिया होगा कि आपको उसमें सही तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो तभी आप उसका उत्तर दे सकते हो, वरना नहीं। यहीं पर एक चीज आपको और बता देता हूं कि देखो ये प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में, खासकर उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, श्रृंगार। तो ये जो श्रृंगार है ये पूछा जाता है शब्द शुद्धिकरण में, वर्तनी शुद्धिकरण में, कि क्या ये सही है। बस इसमें क्या कर दिया जाएगा, यहां पर से एक र लगा दिया जाएगा ऐसे डंडी, तो वो हो जाता है श्रृंगार। तो आप बताइए कौन सा श्रृंगार सही है, ये श्रृंगार सही है या फिर इसी में मैं, अब देखिए कैसे, ये ऐसे जो र लगा होता है, तो कौन सा श्रृंगार सही है, जो पहले जो श्रृंगार था वो, या फिर इस श्रृंगार में हम री लगा दें तो ये श्रृंगार सही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा श्रृंगार दोनों में से सही है। इसको हालांकि ये बिल्कुल आपके सामने ही लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इसमें से समझ जाना चाहिए, मगर फिर भी आप बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फिर सोचने लगते हैं कि ये किस तरीके से है, ये हमने तो ये श्रृंगार बहुत जगह देखा है। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, आपको अखबारों में या फिर बहुत सारी किताबों में भी ये चीजें, ये जो वर्तनी वाला जो मैं इसके बाद आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो वर्तनी बहुत जगह अखबारों में भी आपको गलत लिखी हुई मिलेगी। जैसे कि एक शब्द है महत्व, महत्व आपने बहुत ज्यादा प्रयोग किया होगा, कोई ना कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा, आपके माता पिता गुरुजन कोई ना कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा। तो ये महत्व शब्द, हम जैसे धन, एक हम अमूमन ये वाक्य कहते हैं कि धन एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण शब्द हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद आप अखबारों में देख लेना कि ये शब्द गलत लिखा होता है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महत्व वर्ड को, ये महत्व शब्द को सही तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण और द्विगुण व्यंजन भी बचे हैं, वो भी आपको बताने हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं इसमें, और ये व्यंजनों का वर्गीकरण मैं आपको कल बताऊंगा। तो इसको शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक जितने लोगों तक आप इसे पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाइए। धन्यवाद।